हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स। लेकिन ये जनवरी मंथ की हम लोग स्टार्ट तो कर रहे हैं, बट ये मंथली मैगजीन नहीं है। ये हम लोग डेली बेसिस वाली मैगजीन यहाँ पे मैगजीन तो नहीं कहेंगे, डेली बेसिस की जो करंट अफेयर्स है उसे मैं यहाँ पे आपको डील कराऊंगी। क्योंकि जो मंथली मैगजीन है वो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। आई डोंट नो वाई इतनी लेट क्यों हो रही है इस बार, बट कोई नहीं, जब वो पब्लिश हो जाएगी तो मैं उस मैगजीन की डिस्कशन ज़रूर लेकर आऊँगी। लेकिन नहीं लाने का मेन प्रॉब्लम वही है कि अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। आप लोग भी चेक कर सकते हो, वीज़ा नाइस की वेबसाइट में जाकर आप लोग देख सकते हो, हर एक मंथ की उन्होंने अपनी मैगजीन्स को वो पब्लिश कर देते। तो इस बार की अभी तक नहीं आई है। तो काफ़ी बच्चों की एग्ज़ाम है मार्च मंथ में, अप्रैल मंथ में, तो इसलिए उनके द्वारा ये रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि मैं यहाँ पे लेसन लेकर आऊँ। तो जो हर एक दिन का इनका, जैसे कि ये आप देख सकते हो 1 एंड 2 जैन की ये न्यूज़ है। तो ये डेली की जो करंट अफेयर्स की इनकी खुद की जो ये पब्लिश करते हैं ना, उसी को मर्ज करके ये मंथली मैगजीन्स लेकर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये आपका कंबाइंड होगा, डे के हिसाब से मैं आपको डेली लेकर आऊँगी जब तक वो मंथली मैगजीन नहीं आता। जब मंथली मैगजीन आएगा तो फिर मैं इसे स्टॉप करके मंथली मैगजीन स्टार्ट करूँगी। फाइन। तो कुछ भी पढ़ते रहिए, डेली आपका करंट अफेयर्स कवर होते रहना चाहिए, इस चीज़ को आप लोग माइंड में लेकर चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया के द्वारा यहाँ पे बिगिंस किया गया है जो 2 ईयर का टेन्योर है एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये हम लोग लास्ट ईयर ही देखे थे कि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट हुए थे, 2 साल की जो है अब कुर्सी हमें मिल चुकी है, वो भी नॉन परमानेंट मेंबर में। तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसकी आप लोग बेसिक पहले समझिए। यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर जो कि हमेशा रहे हैं, जब से यूनाइटेड नेशन आया है और जब तक रहेगा तब तक ये रहेंगे। तो यहाँ पे 5 कंट्री कौन कौन से है, तो ये है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। इनके पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर कहने का मतलब है कि एक ऐसा पावर है जिसमें कि अगर कोई भी चीज़ रिफॉर्म लाने की बात की जा रही है, जैसे यूनाइटेड नेशंस में कई बार ये मुद्दा उठाया गया कि ये जो परमानेंट मेंबर है, इनकी जो यहाँ पे आप पांचों कंट्री का नाम देखते हो, तो इसमें और भी कंट्री को ऐड करना चाहिए या चेंज करना चाहिए। तो इसमें कोई भी कंट्री बार बार जो है, चाइना ही यहाँ पे वीटो पावर का इस्तेमाल करके कहता है, वीटो राइट जो इनको दिया गया, तो यहाँ पे वीटो कर देता है। इट मीन्स कि अब ये काम नहीं होना है। तो बहुत ही ज़्यादा इनको हाई पावर दिया गया है, जिसके कारण आप लोग देखोगे कि पूरी तरीके से कोई भी काम करना होता है तो इनके पास जो है वो पावर होता है कि ये चाहते हैं तो करवा सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं कर सकते। तो ये परमानेंट मेंबर है। नॉन परमानेंट मेंबर 10 होते हैं, लेकिन इनका कॉन्टिनेंट वाइज जो है डिवाइड किया गया है कि किस कॉन्टिनेंट से कितने मेंबर यहाँ पे इलेक्ट होकर आएंगे। तो जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आप देखोगे 3 मेंबर आ सकते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट से 2 मेंबर आ सकते हैं, लैटिन अमेरिका से 2, वेस्टर्न यूरोप और अदर से 2, और ईस्टर्न यूरोप से 1। तो इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन है। सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आप देखोगे तो प्राइमरी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो वो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की अंदर ही होती है, जैसे कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करें। यानी कि पूरी तरीके से आप लोग देखो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो पीस और सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने का काम किसका है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है। ये सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गन है जिनके पास ये पावर है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि मेंबर स्टेट्स जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये भी यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं, देखते हैं हमारे बारे में, इंडिया के बारे में, क्योंकि हमारी टेन्योर स्टार्ट हो गई है। 2021 से 2022 तक हमारा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना, पहली बार नॉन परमानेंट मेंबर जैसे इलेक्ट नहीं हुए, इससे पहले भी हम लोग इलेक्ट हुए, और ये हमारा 8 टाइम्स है। और साथ ही साथ इंडिया के द्वारा आप देखोगे तो यहाँ पे एशिया पैसिफिक जो स्टेट है उसके कैंडिडेट्स जैसा इनको ये अपने आप को हम लोग जो है इंडोर्स कर रहे हैं। नॉन परमानेंट मेंबर जो इलेक्ट हुए हैं 2 साल के लिए, सो एवरी ईयर जो है ऐसा होता है कि 2 साल के लिए जो है नॉन परमानेंट मेंबर को यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। जनरल असेंबली जो है ना, वो यहाँ पे 5 नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट करती है 10 में से। तो टोटल यहाँ पे 10 इलेक्ट होकर आते हैं, लेकिन 5 को कौन यहाँ पे इलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है वो यहाँ पे इलेक्ट करते हैं। साथ ही इंडिया, नॉर्वे, केनिया, आयरलैंड, मैक्सिको है जो कि यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर जैसा वो ज्वाइन करेंगे। वो भी किसके साथ, तो एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट और ग्रेनेड्स और टूनिशिया, वियतनाम के साथ। तो ये ऑलरेडी है, लेकिन इंडिया के साथ साथ और भी यहाँ पे आप देखो कि 4 कंट्री भी यहाँ पे इलेक्ट होकर आए थे, जो कि है नॉर्वे, केनिया, आयरलैंड और मैक्सिको। और ऑलरेडी कौन कौन कंट्री है इनको हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं। इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट रहेंगे, वो भी अगस्त 2021 में। और अगेन हम लोग जो 2022 में है उस मंथ में भी हम लोग प्रिसाइड करेंगे। तो जो प्रेसिडेंसी है काउंसिल की, वो हर एक मेंबर जो होते हैं ना, उनके द्वारा हेल्ड किया जाता है, वो भी 1 मंथ के लिए। और इंडिया की प्रायोरिटी क्या है इस बार, हमारे पास जो ये नॉन परमानेंट सीट मिला है, तो यहाँ पे हम लोग की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी प्रायोरिटी क्या है, तो हमारा कुछ नॉर्म्स है। इट मीन्स कि एक थीम है, नॉर्म्स लेकर आए हैं। नॉर्म्स की भी यहाँ पे फुल फॉर्म है, ये है न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम एंड फॉर न्यू
O for orientation, for a, R फॉर्म रिफॉर्म्ड, M फॉर मल्टीलैटरल एंड S फॉर सिस्टम। तो याद रखना है थीम ऑफ नॉर्म कहाँ पे लाया गया है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लाया गया है, और साथ ही साथ किसके द्वारा लाया गया है, तो ये है इंडिया के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा नॉर्म्स है इसके अंदर क्या क्या बातें रखी गई है। न्यू मीन्स क्या है, हमारे पास न्यू अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि हम लोग आगे प्रोग्रेस करें, एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स लेकर आना है इंटरनेशनल जो टेररिज्म है उसको लेकर, रिफॉर्म करना है जो मल्टीलैटरल सिस्टम है ना उसको हम लोग को रिफॉर्म करना है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर चलना है जिससे कि हम लोग इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ा सके, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है और वो भी ह्यूमन टच के साथ, जो कि एक अच्छा खासा सोल्यूशन आप कह सकते हो। तो ये सारी बातें हैं, यहाँ पे 5 पॉइंट्स कहा गया है जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे नॉर्म्स को रखे हैं। तो ये हमारी फर्स्ट आर्टिकल रही। सेकंड आर्टिकल पे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो किन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो ये है आरबीआई। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, इसमें क्या देखा जाता है, तो इसमें ये देखा जाता है कि कितना पेमेंट का मोड जो है डिजिटाइज हुआ है। इट मीन्स कि हमारे कंट्री में कितने ऐसे लोग हैं जो कि पेमेंट करने के लिए डिजिटल मोड को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग इससे देख सकें कि कंट्री में जो है जो बहुत सारे डिजिटल पेमेंट मोड है उसकी कितनी पेनिट्रेशन हुई है और उसका इस्तेमाल कितना ज़्यादा और गहरा हुआ है। तो आरबीआई का ये जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ना, इसमें 5 ब्रॉड पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो है ये देखा जाता है कि पेमेंट अनेबलर, यानी कि कितने लोग जो है वो पेमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, अनेबल है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड फैक्टर, तो यानी कि कितना पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम जब भी यहाँ पे पेमेंट करते हैं तो उस हिसाब से हमें कितना जो है यहाँ पे सहूलियत मिलता है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड, यानी कि डिमांड साइड और सप्लाई साइड। डिमांड साइड क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, सप्लाई साइड जो है वो यहाँ पे पब्लिशर होते हैं जो कि सप्लाई करते हैं। पेमेंट परफॉर्मेंस, यानी कि अगर पेमेंट किया जा रहा है तो उसमें परफॉर्मेंस किस तरीके का है, क्या आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपका जो है वो अटक जाता है पेमेंट, या फिर स्मूथली तुरंत आपका पेमेंट हो जाता है। या फिर कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, इट मीन्स कि कंज्यूमर इसका कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी देखा जाता है। तो हर का यहाँ पे पैरामीटर के हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि वेट कितना है, 25%। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, डिमांड साइड कितना है तो ये 10% है, सप्लाई साइड कितना है तो 15% है। पेमेंट परफॉर्मेंस अगर देखें तो 45% है, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी देखें तो 5% है। फाइन। आरबीआई की जो यहाँ पे डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ये कंस्ट्रक्ट किया गया है वो भी मार्च 2018 के साथ, इसको बेस पीरियड माना गया है, यानी कि 2021 में जिस भी चीज़ को देखा जाएगा ये 2020 का होगा, है ना, क्योंकि 2021 के जनवरी में इसको लॉन्च किया गया है। तो 2020 में कितनी प्रोग्रेस हुई है, इसको किस लास्ट ईयर से इसको देखा जाएगा तो 2018 के बेसिस पे इसको कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, अगर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की बात करें मार्च 2019 और 2020 का, तो ये आप लोग देख सकते हो कि 2019 का कितना है तो 153 है, और 2020 का कितना है तो 207 है। तो हमारे यहाँ जो डिजिटल पेमेंट है वो बढ़ते ही जा रहा है, और ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है डिजिटल पेमेंट में। साथ ही साथ अगर स्कोर देखें तो स्कोर भी एक अच्छा खासा ही यहाँ पे बताया जा रहा है। डिजिटल पेमेंट की अगर ये हम लोग देखें तो एक ट्रांजैक्शंस होता है जो कि डिजिटल या फिर ऑनलाइन मोड होता है। जैसे आप लोग कभी भी अमेज़ोन या फिर आप लोग फ्लिपकार्ट से कुछ भी परचेज़ करते हो, या स्विगी वगैरह कुछ भी अगर परचेज़ कर रहे हो, और उसमें आप लोग पेमेंट आप लोग हाथ में नहीं दे रहे हो, कैश ऑन डिलीवरी भी होता है, तो इस ऑप्शन को छोड़कर आप लोग अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई से कहीं से भी अगर आप लोग कोई भी ऑनलाइन मोड को इस्तेमाल करके अगर आप लोग पेमेंट कर रहे हो तो उसको हम लोग डिजिटल पेमेंट कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, बैंकिंग कार्ड आते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा सर्विस है, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम है, मोबाइल वैलेट्स है, ये सारे जो है वो आपको डिफरेंट मेथड्स आपको देखने को मिलेगा डिजिटल पेमेंट का। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ये है इंटायर नागालैंड डिक्लेयर्ड डिस्प्यूटेड एरिया अंडर आसफा 1958। तो देखिए एक हमारे यहाँ जो है ना आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है 1958 का, एक कानून है जिसमें कि कुछ कंट्रीज़ को रखा जाता है। अगर कोई कंट्रीज़ नहीं, कुछ स्टेट है हमारे यहाँ का कानून है, तो हमारे यहाँ कुछ राज्य में अगर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से नहीं चल रही है, कुछ एरिया डिस्टर्ब्ड है, या फिर टेररिज्म का बहुत ज़्यादा अटैक है, या फिर वहाँ पे आप देखो कि कुछ भी चीज़ सही तरीके से नहीं चल रही है, तो उस एरिया को यहाँ पे आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत ला दिया जाता है। तो अभी इंटायर नागालैंड को ये डिक्लेयर किया गया है कि ये एक डिस्टर्ब्ड एरिया है। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ जो है ना एक समान नहीं रहता है, हमेशा डिस्टर्बेंस रहती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया है, वो भी नेक्स्ट 6 मोर मंथ्स के लिए। इट मीन्स के लिए जून तक तो ये लगा ही रहेगा, ये आपका आसफा एक्ट वहाँ पे लगा रहेगा, आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो ये डिक्लेयर किसके द्वारा किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। अब सरकार के अकॉर्डिंग देखें तो ये कहा जा रहा है कि किलिंग,
मारना, लूट करना, एक्सटॉर्शन, ये सब वेरियस पार्ट है इस स्टेट में जो कि नेसेसिटी हो जाता है कि एक सिक्योरिटी फोर्स को डिप्लॉय करना। इट मीन्स कि आप लोग समझो कि जिस भी राज्य में आप लोग रह रहे हो वहाँ पे अगर डकैटिंग या फिर किडनैपिंग करना या फिर किसी को मार देना या फिर लूट पाट करना, ये सारी चीज़ें चालू हो जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लोगों की सिक्योरिटी खतरे में है। ठीक है, जान खतरे में है तो उनको सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आसपा एक्ट क्या है? ये आपका जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, ये क्या करता है ना कि यहाँ पे आर्म फोर्सेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया जाता है और आर्म फोर्सेस को कुछ छूट भी दी जाती है कि वो डिस्टर्ब्ड एरिया को वापस से नॉर्मल एरिया में कन्वर्ट करें। तो एरिया जिसको कि डिस्टर्ब्ड कंसीडर किया जाता है ना, वहाँ पे आप देखो कि किसी न किसी कारण से होता है। या तो वहाँ पे आप लोग को डिफरेंट रिलीजन देखने को मिलेंगे, डिफरेंट रेशियल लैंग्वेज या फिर डिफरेंट रीजनल ग्रुप्स के लोग या फिर डिफरेंट कास्ट या फिर कम्युनिटीज़ के लोग देखने को मिलते हैं। तो ये डिफरेंट इतने तरीके के लोग होते हैं जिनके बीच में झड़प होता है, तो इसलिए वो उस एरिया में डिस्टर्बेंस हमेशा रहती है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर क्या है? तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर क्या होते हैं आर्म फोर्सेस के पास? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होते हैं कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के। आप देखते हो कि वारंट ज़रूरी होती है अरेस्ट करने के लिए, बट वहाँ पे क्या है ना कि जहाँ पे भी आसपास रहता है तो वहाँ के आर्म फोर्सेस को अगर किसी भी इंसान के ऊपर शक होता है तो वो शक के बेसिस पे भी किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर देखो कि आसपा को वैलिड होने के लिए उस एरिया में ज़रूरी है कि वो डिस्टर्ब्ड एरिया हो, या तो उसको डिक्लेयर किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर उसी राज्य के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये डिक्लेयर करना चाहिए कि वहाँ पे वो एरिया डिस्टर्ब्ड है, तभी वहाँ पे आसपा एक्ट अप्लाई होगा। आज के डेट में अगर हम लोग देखें ये जो आसपा है ये इफ़ेक्टिव कहाँ कहाँ है, तो एक्सेप्शनली आप देखोगे कि ज़्यादातर जो इस नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहीं पे है, क्योंकि काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया वो रहता है। तो नागालैंड में तो अप्लाई हो ही गया, साथ ही आसाम में है, मणिपुर में है, लेकिन मणिपुर में आपका पूरा इंटायर मणिपुर स्टेट में नहीं है। यहाँ पे इम्फाल जो म्यूनिसिपल एरिया है वहाँ को छोड़कर बाकी एरिया में ये आसपा लगा हुआ है। बाकी अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स में है, कुछ एरिया में है, पूरे होल इंटायर अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो 4 स्टेट आपको याद रखना है वैसे, नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। आसपा की बात करें तो ये त्रिपुरा में भी था, लेकिन 2015 में त्रिपुरा से हटा लिया गया, और मेघालय में भी था लेकिन 2018 में मेघालय में से भी हटा लिया गया। तो जिस जब आप लोग प्रीवियस ईयर में भी देखोगे तो यूपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, बट आप जब जिस साल में एग्ज़ाम देने जाओगे प्रीलिम्स का, तो आपका ये ड्यूटी बनता है कि हर बार आप लोग देख के जाओ कि करेंटली आसपा किस किस स्टेट में अभी इम्पोज किया गया है, क्योंकि ये कानून जो है कई बार चेंज होता है। जैसे आप लोग देखो कि यहाँ पे नागालैंड में भी 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, तो मे भी जून के बाद इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग को ये ध्यान रखना है, ठीक है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि आर्म फोर्सेस जो है वो इन्वेस्टिगेट जो कर रहे हैं, अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं वो भी डिस्टर्ब्ड एरिया में, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्केप नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर वो किसी को अरेस्ट कर लिए है तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलेगा, ऐसा नहीं है कि अरेस्ट कर लिए तो उनको डायरेक्ट पनिशमेंट मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही आप देखो कि जस्टिस जीवन रेड्डी कमीशन है जिनके द्वारा ये रिकमेंड किया गया था ना कि ये जो आसपा कानून लगाया जाता है इसको हटा देना चाहिए, ये हमारे कंट्री में नहीं होना चाहिए। तो इनके पीछे, इनका कहने का पीछे जो मकसद है वो ये था, क्योंकि आसपा लगाने से क्या होता है ना कि वहाँ के जो मेन तो पर्पस है कि जो डिस्टर्ब्ड एरिया है उसको नॉर्मल एरिया में कन्वर्ट करना है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना कि जो बेगुनाह है वो वैसे लोग भी पकड़े जाते हैं, वैसे लोगों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और वैसे लोगों के ऊपर भी कोई ना कोई जो है पनिशमेंट अप्लाई हो जाती है। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि ये हमारे ह्यूमन राइट्स को कहीं ना कहीं वायलेट करता है। सो डैट्स वाई यहाँ पे आसपा एक्ट को हटा देना चाहिए। बट जैसे कि आप लोग को पता है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट अभी भी पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं है, डेवलप नहीं है, तो वहाँ पे इस तरीके के कानून की हमें अपने इंडिया में ज़रूरी है। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, यहाँ पे है कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट को यहाँ पे फाउंडेशन रखा किया गया है। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट ये है क्या है? ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत जो है आप लोग देखो लाइट हाउस प्रोजेक्ट को लाया गया, जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाएगा हमारे 6 साइट्स में, वो भी 6 राज्य में। तो ये जो हमारे यहाँ पे ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज है इंडिया, ये काम किसके अंदर कर रहे हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये एक मॉडल हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसमें कि घर बनाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कि ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी जो भी सूटेबल होगा उस रीजन में वो वहाँ पे दिया जाएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखो कि ये डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा और जो रेडी टू लिव हाउस दिया जाएगा, यानी कि बना बनाया घर जो होता है, जैसे आप लोग भी जाते हो घर खरीदने, पूरा बना बनाया घर है और पूरी तरीके से सारी फैसिलिटी फर्नीचर वगैरह रखी हुई है, तो वो रेडी टू लिव हाउस होगा और वो भी आपका विदिन 12 मंथ्स में।
और ये मोर इकोनॉमिकल होगा, सस्टेनेबल होगा, हाई क्वालिटी होंगे और ड्यूरेबिलिटी होगा। इट मीन्स कि आपको सस्ते रेट में भी मिलेंगे और सस्टेनेबल होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जो है ऐसे एरिया में है जहाँ पे पोल्यूशन वगैरह हो, और हाई क्वालिटी होगा और अच्छे तरीके से ड्यूरेबिलिटी भी होगा। फीचर्स क्या है इसका? तो फीचर्स यही है कि सस्टेनेबल हाउसिंग होगी जिसमें लोकल क्लाइमेट और इकोलॉजी मिलेगा। 14 स्टोरी टावर्स होगा जिसको बनाया जाएगा, और टोटल इसमें 1040 फ्लैट्स होंगे। हाउसेस जो है वो कम्प्लीटली अर्थक्वेक रेसिस्टेंट होंगे, यानी कि जैसे आप देखते हो कि अर्थक्वेक आता है तो कई बार आपकी बिल्डिंग्स हिल जाते हैं, और जब आप ज़्यादा हाई मीन्स जैसे 14 स्टोरी है तो 14 स्टोरी में अगर आप रहते हो, 14 फ्लोर में रहते हो, तो आपको वो शेक ज़्यादा कम फील होता है, लेकिन आप नीचे रहते हो तो ज़्यादा फील होता है। ओके, लेकिन ऊपर रहोगे ना तो आपको बिल्डिंग हिलने का ज़्यादा डर रहता है, और कई बार ऐसे बिल्डिंग्स जो है अगर 6 रेक्टर स्केल से अगर 6 पॉइंट से भी ज़्यादा हो तो वो बिल्डिंग समटाइम्स टूट जाते, गिर जाते, क्रैक हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसा है कि अर्थक्वेक रेसिस्टेंट होगा, यानी कि अर्थक्वेक आएगा लेकिन आपके घर को कोई भी डैमेज नहीं होगा। तो इस तरीके का बनाया जाएगा। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखो कि अफोर्डेबल हाउसिंग होगी जो कि फंडामेंटल होगा हमारे हेल्थ और वेलबींग ऑफ पीपल के लिए। और इससे पहले गवर्नमेंट के द्वारा जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस था उसको डेवलप करने के लिए अप्रूव किया गया था, वो भी अर्बन माइग्रेंट के लिए। जैसे कि आप देखते हो कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोग जो है माइग्रेट करके जा रहे हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, या फिर लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए अफोर्डेबल हाउसेस कम्प्लेक्सेस बनाने की बात की जा रही थी। और पुअर लोगों के लिए जो कि एक सब स्कीम था किसके अंदर, तो प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ये दोनों जगह चल रहा था, एक अर्बन एरिया में चल रहा है और एक रूरल एरिया में चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी घर मिले और अर्बन शहरी क्षेत्र में भी लोगों को घर मिले, वैसा ये योजना है। इसी के तहत आप लोग देख सकते हो कि एक अलग से यहाँ पे लाइट हाउस प्रोजेक्ट लाया गया। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट पूछा जाए तो समझ जाइए कि एक अफोर्डेबल, सस्टेनेबल, मोर इकोनॉमिकल और हाई क्वालिटी ड्यूरेबल जो है ये आपको हाउसेस प्रोवाइड की जा रही है। रेडी टू लीव हाउस है, ये ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पे कुछ ड्राफ्ट रिलीज़ किए गए हैं 5th नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी का, जो कि पब्लिक कंसल्टेशंस के लिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे जो इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोसिस्टम है इसको आइडेंटिफाई करना है, इसमें जो स्ट्रेंथ है उसको एड्रेस करना है और जो वीकनेसेस है उसको देखना है। साथ ही सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे कंट्री का करना है, और हमारा जो यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इकोसिस्टम है उसको ग्लोबली और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव करना है। ये तो ऑब्जेक्टिव है। विज़न क्या क्या है, क्या देख के चल रहे हैं हम लोग? यहाँ पे देख के चल रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंट हमने जो हम लोग किए हैं कि आत्मनिर्भर भारत हमें बनना है, वो भी टेक्नोलॉजी के बेस्ड पे, तो उसे अचीव करना है। और इंडिया का जो पोजीशन है वो टॉप 3 साइंटिफिक सुपर पावर्स में हमारा होना चाहिए आगे आने वाले डिकेड में। साथ ही हमें अट्रैक्ट करना है, स्ट्रेंथन करना है, नर्चर करना है जो भी क्रिटिकल ह्यूमन कैपिटल है, और साथ ही साथ हमारी जो फुल टाइम इक्विवेलेंट रिसर्चर्स हैं उनको डबल करना है, और इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस लेकर आना है, वो भी साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के फील्ड में। तो ऐसा करने के लिए हमें ज़रूरत क्या क्या है? हमें ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ पे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथवेज की तरफ बढ़ें, जिसमें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल इंक्लूजन हो, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो यानी कि सही तरीके से सारा इकोनॉमी का काम चलते रहे। सोशल इंक्लूजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में आए। फीमेल की जो लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल हो, इट मीन्स कि हम लोग अपने यहाँ इमिशन को कम कर सके, पॉल्यूशन को कम कर सके। कोविड-19 पेंडेमिक में आप देखोगे कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन को, एकेडमिया को और इंडस्ट्री को कि वो एक साथ आकर काम करें। इससे पहले 4 मेजर पॉलिसीज़ था जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जैसे कि साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन है, टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट है, और साथ ही साथ और भी है जो कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे फीचर्स क्या क्या है? फीचर्स है कि एक नेशनल साइंस हमारा टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑब्जर्वेटरी को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर्कीव ऑफ रिसर्च होंगे जिसको कि डेवलप किया जाएगा, और हमारा जो आउटपुट है पब्लिकली जो फंडेड रिसर्च है उसका आउटपुट यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। सारे पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे सेटअप करेंगे STI यूनिट यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन यूनिट को। रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सीलेंस फ्रेमवर्क है जिसको कि डेवलप किया जाएगा, जिससे कि हमारे यहाँ जो रिसर्च की क्वालिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर यहाँ पे लाया जाएगा जिससे थ्रू जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है उसको इंटीग्रेट कर सके। और एक इंडिया सेंट्रिक इक्विटी और इंक्लूजन चार्टर होगा जिसको डेवलप किया जाएगा, जिससे कि सारे फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर के साथ कम्युनिटी के साथ होता है ना, इसको यहाँ पे आप लोग का जेंडर इक्विटी जो कन्वर्सेशन है उसमें यहाँ पे आपका
इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही एटॉमिक डिफेंस स्पेस यूनिट जो है उसको भी यहाँ पे इस सारे प्रोजेक्ट्स, इन सारे रिलेटेड प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो मेनली आप देख रहे हो कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के फील्ड में ही यहाँ पे काम किया जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को भी आप लोग ध्यान दे सकते हो, याद रख सकते हो। साथ ही साथ और क्या क्या बातें न्यूज़ में है उसको भी देख लेते हैं। एक आपका आया है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया गया है जो इस स्कीम का बेनिफिट है उसको और बढ़ाना है, वो भी सारे एक्सपोर्ट गुड्स को। यानी कि हमारे यहाँ से जो गुड्स, जो भी सामान दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो उसमें जो यहाँ पे आपका ड्यूटीज़ और टैक्सेस लगाया जाता है उसको थोड़ा कम करना है। और कब से? तो 1 जनवरी 2021 से। इस स्कीम का मतलब है कि जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स है उसको ये रिप्लेस करना है। यानी कि आप लोग देखो कि पहले क्या था ना कि इंडिया जो है एक केस, यानी कि यूएस के अगेंस्ट में वो हम लोग हार चुके हैं, वो भी इस चीज़ को लेकर, मर्केंटाइल्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम से लेकर, वो भी डब्ल्यूटीओ में। तो हमारे द्वारा ये कहा जाता था, डब्ल्यूटीओ में ये आरोप लगाया गया था यूएस के द्वारा कि इंडिया जो अपने सामान को एक्सपोर्ट करते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई सब्सिडी देते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है इसको रिप्लेस करके इस तरीके का स्कीम लाए हैं। और इस स्कीम का एम है, इट मीन्स कि जो न्यू लाया गया है जिसमें कि हम लोग रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रखेंगे अपने एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट में। तो इसका एम है कि हम लोग जो टैक्सेस और जो ड्यूटीज़ हैं जो कि एक्सपोर्टर्स के थ्रू जो लगाया जाता है ना उसको हम लोग यहाँ पे कम करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा इंडियन प्रोडक्ट जो है वो ग्लोबल मार्केट में कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो सके और एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे निकल कर आ सके। सबको समान जो है यहाँ पे अवसर मिले और समान जो है सबको यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स का जो है वो मिले। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस तरीके की स्कीम को लाए हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो हम लोग स्कीम लाए हैं ये किसको रिप्लेस करके लाए हैं? तो ये आपको याद रखना है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ठीक है, अब आते हैं ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल क्या है? आरबीआई जो है वो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके एक कैलेंडर इशू किए हैं जो कि ट्रेजरी बिल, जिसको हम लोग टी बिल भी कहते हैं, उसके ऑक्शन के लिए। टी बिल क्या होता है? ये एक शॉर्ट टर्म बोरोविंग इंस्ट्रूमेंट है। जब सरकार को बोरो करना होता है, पैसे की कमी होती है तो बोरो करते, उधार लेते हैं। तो उधार लेने के लिए अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, यानी कि 1 साल तक के लिए चाहिए, तो टी बिल वो यहाँ पे लॉन्च करते हैं। और ये ऑक्शन किया जाता है किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा, जो नीलामी वगैरह होता है वो भी रेगुलर इंटरवल पे, और एक अच्छा खासा जो है डिस्काउंट देते हैं फेस वैल्यू पे। व्हाट इज़ फेस वैल्यू? जब आपके पास कोई भी नोट है तो उसमें 100 रुपीज़ लिखी हुई है, तो वो पेपर का कॉस्ट ना होकर उसमें जो फेस वैल्यू लिखा हुआ है उसकी कॉस्ट होती है। इट मीन्स कि 100 रुपीज़ होती है। तो हर एक टी बिल में भी उसका कॉस्ट लिखा जाता है, तो उस कॉस्ट के ऊपर जो है, इट मीन्स कि आपका जो 100 रुपीज़ लिखा गया तो इसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाएगा। आज के डेट में कितने तरीके के टी बिल हैं जो एक्टिव हैं? तो 91 डेज़ की टी बिल है, 182 डेज़ की टी बिल है और 364 डेज़ की टी बिल है। तो ये आप देख सकते हो कि टोटल जो है 1 ईयर तक की होती है। तो ये 3 टी बिल आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स। तो ये एनडीएसओ है, यानी कि नेशनल डेटाबेस सेक्स ऑफेंडर्स जो है, इसमें आप देखोगे कि जिनके ऊपर ये रेप का चार्ज है, गैंग रेप का चार्ज है, चाइल्ड सेक्स एब्यूज़ का है या ईव टीजिंग है, ये 1 मिलियन जो है ये आपका क्रॉस कर चुका है। इट मीन्स कि आप समझ सकते हो कि कितने कैसे कैसे लोग हमारे इस ग्लोब में हैं, इस अर्थ में है, जिसके कारण जो है ऐसे ऐसे घटना होते हैं। और आज के डेट में ये इतना बढ़ चुका है कि नंबर ऑफ़ केसेस और यहाँ पे ऐसे लोग जो है 1 मिलियन से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये जो नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्स ऑफेंडर है, ये सेंट्रल डेटाबेस होता है सेक्स ऑफेंडर का कंट्री में, और इसको मेंटेन किया जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। ये ऑनलाइन फैसिलिटी है और एक्सक्लूसिवली ये लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसी होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 2018 में। नेशन वाइड वैक्सीन डे ड्राई रन। तो आप लोगों को पता है कि जैसे आज के डेट में वैक्सीनेशन चल रही है कोविड-19 की, तो इससे पहले ड्राई रन हुआ था। इट मीन्स कि ट्रायल किया गया था। ड्राई रन इट मीन्स कि होल ट्राई किया गया था। तो ये जो है कंडक्टेड किया गया था सारे स्टेट और यूनियन टेरेटरी में। ड्राई रन का एम था कि जो प्लान्ड ऑपरेशन है कि किस तरीके से लोगों तक ये वैक्सीनेशन पहुंचाना है और लोगों को वैक्सीनेशन देनी है, तो इस सारे प्लान्ड ऑपरेशंस को एक बार टेस्ट कर लिया जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे इंसाइट प्रोवाइड किया गया है कि किस तरीके से काम करना है। सारे लोगों को यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्ट किया गया है और उस तरीके से वो लोग अपने यहाँ पे सारे हॉस्पिटल्स में आप देखे होंगे कि एक बार जो है ट्रायल किया गया है। साथ ही यहाँ पे एक नेसेसरी डेटा एंट्री को भी देखा गया जो कि कोविन है। अगर आप लोग को भी रजिस्टर करनी है, यानी कि इंजेक्शन लगानी है, तो उसके लिए आप लोग को कोविन ऐप पे रजिस्टर करना होगा। कोविन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि जो वैक्सीन डिलीवरी है उसको मॉनिटर किया जाता है। अगर आपको वैक्सीनेशन लग जाएगी तो उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज भी मिलेगा उस ऐप में। और कोल्ड स्टोरेज को भी टेस्ट करने के लिए मैनेजमेंट, जो कि क्राउड उस सेशन साइट में कितना क्राउड है उसको भी देखने के लिए, यहाँ पे मैनेज करने के लिए यहाँ पे कोविन का ऐप ये आपका इस्तेमाल होता है, कोविन ऐप। ओके, माजुली आइलैंड। माजुली जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट
रिवर इनलैंड आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में है और कहाँ है तो आसाम में है। ये याद रखना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो कि यहाँ पे कैसा है तो रिवर आइलैंड है, रिवर आइलैंड है, ठीक है। एक रिवर के अंदर ये ऐसा आइलैंड है, तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट है। ये आप लोग देखो इसकी एक्सटेंसिव एरिया कितनी है तो 352 स्क्वायर किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है तो सेंट्रल सेंटर कल्चरल सेंटर है ये आसाम का। और माजुली जो है ना, ये एक अलार्मिंग रेट है कि ये अब डिसअपेयर हो रहा है। डिसअपेयर होने का कारण क्या है, सॉइल इरोजन बहुत हो रहे, हेवी फ्लड आपको देखने को मिला है, जिसके कारण ये आइलैंड की जो साइज़ है वो रिड्यूस हो रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्लाइमेट चेंज का अगर आप इम्पैक्ट लिखते हो तो उसमें भी आप इस टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग फ्लड की सिचुएशन लिख रहे हो उसका अगर साइड इफेक्ट बताना चाहते हो, साइड इफेक्ट नहीं डिसएडवांटेज बताना चाहते हो, तो उसमें भी आप लोग बता सकते हो कि बहुत सारे जो आइलैंड है वो कहीं ना कहीं डिसअपेयर हो रहे हैं। फाइन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट और सेकंड जो जैन का करंट अफेयर्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो हमारी पीडीएफ है इसको भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आप लोग का देखने को मिलेगा, रिसोर्स पॉइंट यूपीएससी के ही नाम से है। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन में ये है कि यूपीएससी की टेस्ट सीरीज़ यानी कि विजन आइज की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ आपकी स्टार्ट होने वाली है 21 फेब से। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो। टोटल इस बार आपको 20 टेस्ट देखने को मिलेंगे। हर संडे आपको टेस्ट मिलेगा, वो भी मार्च तक, और उसके बाद आप लोग के अप्रैल से वेंसडे और संडे आपका टेस्ट होगा। पीडीएफ भी आपको दिए जाएंगे। सीसैट की 4 टेस्ट होगी, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर इसको आप लोग को ज्वाइन करना है तो इतना आप लोग को पे करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप लोग को इनसाइट आईएएस की जो करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन है क्विज़ वाली है, उसको भी आप लोग को अगर अवेल करना है, जो कि दिसंबर 2020 से मई 2021 तक को आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर इसके साथ आपको ऐड होना है तो यहाँ पे आप लोग को इतना पे करना होगा। और पे कहाँ करना है, ये यूपीआई आईडी आपको दिया गया है, यहाँ आप लोग पे कर सकते हो। या फिर फर्दर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग यहाँ पे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ ये जो आपका डिस्कशन होगा पूरी तरीके से, ये टेस्ट जो है डिस्कशन के साथ चलेगा, ऑनलाइन वीडियो होंगे आपके। और ये जो टेस्ट चलेगा ये आपका टेलीग्राम ग्रुप में चलेगा। आप जब पेमेंट कर दोगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और यूट्यूब की ही वीडियो होगी, लेकिन यूट्यूब में पब्लिश नहीं करके मैं टेलीग्राम में से पब्लिश करूँगी, जिससे कि जितने भी पेड मेंबर्स होंगे वो इससे अपना टेस्ट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल। जब तक ये मैगज़ीन नहीं आता तब तक आप लोग को इसी तरीके से डेली जो यहाँ पे करंट अफेयर्स की मैगज़ीन थी, जो पीडीएफ थी, उसी से मैं आप लोग को डील कर दूँगी। सो मिलती हूँ कल। थैंक यू।